सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ कि जो एटम से भी छोटे पार्टिकल हों उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स which an atom is made up of, by which an atom is made up of। एक एटम जितने पार्टिकल से बनता है उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। आज के समय में बहुत सारे, कम से कम 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है ज्यादा, आपको 3 के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, so about 35 subatomic particles are discovered nowadays। अब इसमें कुछ पार्टिकल्स जो कि बहुत एसेंशियल है, जिनका बिना एटम बन ही नहीं सकता, उनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। थोड़ा ही सा अंतर है देखो सब एटॉमिक में और फंडामेंटल। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हो गए? आर द पार्टिकल्स बाय which are essentially required for form an atom। The particles which are essentially required for फॉर्मेशन ऑफ एन एटम। एटम को बनाने के लिए जो चाहिए, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं? ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के बारे में डिटेल में। तो एक टेबल बना लेते हैं और उसमें इन सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, जरूरी वालों के बारे में लिख लेते हैं। तो टेबल में हम लिखेंगे पार्टिकल्स डिस्कवरर का नाम, फिर पार्टिकल उसने कौन सा डिस्कवर किया, फिर पार्टिकल पर चार्ज, एंड पार्टिकल पर मास। और ये जो मास है यूनिफाइड यूनिट में कितना होगा वो। तो चलिए सबसे पहला पार्टिकल, उसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे थॉमसन। इनका नाम पूरा है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 यूनिट और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1। और यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप बस इतना याद कर लो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और ये जो किलोग्राम है ये वाला, ये यूनिफाइड यूनिट में कितना होगा? यूनिफाइड यूनिट में होगा 0.0008596 U। यानी एक इलेक्ट्रॉन का वजन यूनिफाइड यूनिट में देखें तो इतना होता है, यानी कार्बन के 1/12 पार्ट से भी इतना छोटा
ठीक है, 1/12 पार्ट 1 यूनिफाइड यूनिट होता है, यूनिफाइड के भी पॉइंट में आता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें इसका जो मास होता है वो नेग्लाइजेबल माना जाता है। यानी जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं उस समय इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हम 0 कैलकुलेट करके, 0 मान करके, यानी नेग्लाइजेबल एटॉमिक मास लेकर के इसको हम करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कर देते हैं लाइंस से, जिससे हमको सही क्लियरली समझ में आ जाए। दूसरा एटॉमिक पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी हम जिसको फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ रहे हैं वो। दूसरा है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इस पे चार्ज होता है +1 यूनिट और मास होता है इसका 1.6। पूरा देखें तो ये होगा 1.6726 इंटू 10⁻⁻27। ये मास हम काय में निकाल रहे हैं, किलोग्राम में निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा शॉर्ट में पूरा हम नहीं लिखेंगे, जब कहीं कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम प्रोटॉन का मास कितना ले लेंगे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और अगर यूनिफाइड यूनिट में देखेंगे तो ये होता है कितना 1.007276663 U, इतना U, यानी इससे इतना गुना भारी है ये इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी भारी है। देन नेक्स्ट है ये है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इस पे चार्ज 0 होता है और इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, थोड़ा सा अंदर होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और शॉर्ट में हम इसको बस इतना लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऐसे कंपेरेबल है, बस एग्जैक्टली अगर देखोगे पॉइंट के बाद के अंकों में, तो पॉइंट के बाद के अंकों में अगर कंपैरिजन करना है, वैसे ये करना नहीं होता है, तो कौन हैवी है, प्रोटॉन थोड़ा सा इससे हैवी है, ये न्यूट्रॉन थोड़ा सा उससे हैवियर है प्रोटॉन से। ठीक है, यहाँ तक तो बराबर है, यहाँ पे किसके अंक ज्यादा है, न्यूट्रॉन के ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। और इसका मास कितना होता है यूनिफाइड यूनिट में देखें तो 1.0086654665 U, यानी इसका और इसका कंपेरेबल है, बराबर है। अब आपको इसमें याद करने की जरूरत क्या है, याद करने की जरूरत है चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है। यूनिफाइड यूनिट का मास याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है, ये याद करना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये याद करना है। प्रोटॉन की खोज किसने की, ये याद करना है, गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन पे चार्ज +1 होता है, ये याद करना है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ये याद करना है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये चैडविक ने, ये याद करना है। और मास पूरा बड़ा वाला नहीं याद करना है, पॉइंट के बाद एक अंक तक केवल याद करना है, यानी प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास। अब बात आती है जो प्लस और -1 चार्ज है, इसकी कूलाम में वैल्यू क्या होगी इस यूनिट में, मतलब -1 हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज कितने कूलाम्ब के बराबर होता है, तो ध्यान रखो
-1 चार्ज इक्वल टू कितना है होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर कूलम में पूछा जाए तो कूलम में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और +1 चार्ज का मतलब क्या हुआ, कूलम में इसका मतलब हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आपको पढ़ना था। अब आते हैं एक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 18 तक पढ़ा, 19 का यानी पोटेशियम का और कैल्शियम का यानी 20 का आपने नहीं पढ़ा। उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसलिए हमने आपको दिया नहीं था होमवर्क करने के लिए, उसको हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है और क्यों है, जब आप पढ़ोगे 11th में जाकर के क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, और फिर आभव के हिसाब से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर एक्सेप्शन हमको क्यों मिला। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, पोटेशियम का और कैल्शियम का। तो पोटेशियम होता है बच्चों के 1939, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 19। तो इसमें प्रोटॉन कितने हुए 19, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 19, और न्यूट्रॉन कितने हुए 39 - 19 दैट इज 20 न्यूट्रॉन हुए। ठीक है, अब अगर हम आपसे कह दें कि जो पोटेशियम है इसका एटम बनाओ, वो तो आप सभी लोग बना लोगे, सीख लिया है आपने, लेकिन वहां गड़बड़ी क्या करोगे कि एटम बनाने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होना जरूरी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब गड़बड़ी हो जाएगी तो एटम का स्ट्रक्चर भी गलत बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्या गड़बड़ी हो सकती है वो समझो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का लिखो, तो आप क्या लिखेंगे 19 पोटेशियम KLMN ऐसे लिखेंगे, है ना। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, L में कितने भर देंगे, मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी होती है L की 8 की। तो आपने 19 इलेक्ट्रॉन में से 2 और 8 भर दिए, 10 भर गए, अब बचे 9 इलेक्ट्रॉन। तो फिर आप क्या सोचोगे कि M की कैपेसिटी कितनी होती है 9 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 8 18 तक हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे 9 भर दोगे, वहीं पे आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसा भर रखा है तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बच्चों, क्योंकि जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे लिखा जाता है KLMN यानी 2 8। फिर नियम ये होता है कि पहले इधर 8 भर दिया आपने, मतलब यहाँ 18 तो रह सकते हैं, लेकिन 18 हम एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, पहले 8 भरेंगे, इसके बाद इसमें 2 कंप्लीट करेंगे, फिर अगर बचे तो हम इसको यहाँ भरेंगे। तो हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है, 19 में से 2 8 10 और 8 18 भर दिए। अब हम इसके 2 पूरे करेंगे, जब इसके 2 भर जाएंगे n में, तब हम इसके 18 कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके 2 कंप्लीट करेंगे तो 2 बांटने के लिए है ही नहीं, हमारे पास कितने हैं 2 और 8 10 और 8 18, एक ही बचा है, तो n का 1, यानी पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। ठीक है, अब आप इसका स्ट्रक्चर, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है तो आप एटम का स्ट्रक्चर अब सही बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने में क्या है, एटम का यहाँ बनाएंगे क्या, न्यूट्रॉन लिखेंगे, कितने हैं न्यूट्रॉन 20 हैं, प्रोटॉन कितने हैं 19 है, ये आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बाहर क्या है, कितनी शेल बनानी है, K शेल, L शेल, M और N शेल बनानी है। तो ये हो गई आपकी K शेल, ये हो गई L शेल, और ये M शेल हो गई, और ये हो गई आपकी N शेल। ठीक है, K L M एंड N शेल। अब आपको इसमें भरना है इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे बच्चों? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे, तो 2 भर दीजिए एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डिस्टेंस पे। एल में कितने भरे जाएंगे? 8 भर दीजिए। इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं, देखिए ध्यान से, 8 भर गए। देन एम में भी 8 भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एम में भी भर गए। अब एक बचा एन में, उसको एन में भर दीजिए। ये है पोटेशियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपने यहाँ 9 भर के बना रखा है तो वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना। यहाँ पे एनर्जी की बात होती है, अभी एनर्जी वगैरह का उतना कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा है, तो बस ये समझ लो एक साथ 18 नहीं भरे जा सकते हैं। यहाँ पे पहले एम में 2 और भर जाएंगे, जब एम के 2 भर जाएंगे फिर यहाँ पे 18 भरे जाएंगे, ये ध्यान रखो, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगर हमें निकालना है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैल्शियम है 20 और एटॉमिक मास है 40, ठीक। तो एटॉमिक नंबर इसका है कितना? 20। तो प्रोटॉन कितने हो गए इसमें? P+, या प्रोटॉन कितने हो गए? P+ भी लिख सकते हैं, P ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोटॉन कितने हो गए? 20। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 20। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 40 - 20। पढ़ा है ना आपने? ये A है और ये Z है, तो A - Z होता है, तो 20 हो गए। तो 20 हो गए क्या? न्यूट्रॉन। अब आपको जब बनाना है कैल्शियम का एटम, तो कैल्शियम एटम बनाने के लिए पहले आप लिखेंगे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? K L M एंड N। टोटल 20 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप कैसे करेंगे? K में 2 और 8, 2 और 10 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर इसमें 8 भरेंगे, 2 8 10 और 8 18। इसमें एकदम 18 नहीं भरे जाते कभी भी, 2 8 और फिर 8, 2 8 10 और 8 18। फिर यहाँ 2 भरे जाएंगे, तो 2 और फिर और बचेंगे, तो यहाँ 18 भरे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे और बचे नहीं है, 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हमें एटम बनाना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटम कैसे बनाएंगे? कितनी शेल बनाएंगे? न्यूक्लियस के बाहर K L M N शेल बनाएंगे। मान लो मैंने आपको दे दिया होमवर्क करने के लिए कि आप होमवर्क करके लाइए, तो कैल्शियम का एटम बना लेंगे आप, ये आपका होमवर्क हो गया। अगर हम इसी में मॉडिफिकेशन करके बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? इसी एटम को कैल्शियम के एटम में बदल सकते हैं। पहले तो आपने जहाँ ये बनाया है उसके नीचे हेडिंग डाल दो, एटम ऑफ पोटेशियम डाल दिया होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम कैल्शियम का एटम बनाने जा रहे हैं, तो हम कैल्शियम का एटम बनाते हैं। कैल्शियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? देखिए यहाँ पर 20। प्रोटॉन कितने हैं? 20। तो ये 20 न्यूट्रॉन 20 प्रोटॉन हो गए। और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 8। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 3 6 2 8 है, यहाँ पे 3 3 6 2 8 है। बचे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बना हुआ, एक और हमने बना दिया। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया एटम ऑफ कैल्शियम। इसके पहले जो बनाया था उसके नीचे आपने हेडिंग डाल के नोट कर लिया होगा, दैट वाज एटम ऑफ पोटेशियम। तो ये एटम बन गया कैल्शियम का। कितनी शेल बनाएंगे न्यूक्लियस के बाहर? K L M N शेल बनाएंगे। मान लो मैंने आपको दे दिया होमवर्क करने के लिए कि आप होमवर्क करके लाइए, तो कैल्शियम का एटम बना लेंगे आप, ये आपका होमवर्क हो गया। अगर हम इसी में मॉडिफिकेशन करके बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? इसी एटम को कैल्शियम के एटम में बदल सकते हैं। पहले तो आपने जहाँ ये बनाया है उसके नीचे हेडिंग डाल दो, एटम ऑफ पोटेशियम डाल दिया होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम कैल्शियम का एटम बनाने जा रहे हैं, तो हम कैल्शियम का एटम बनाते हैं। कैल्शियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? देखिए यहाँ पर 20। प्रोटॉन कितने हैं? 20। तो ये 20 न्यूट्रॉन 20 प्रोटॉन हो गए। और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 8। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 3 6 2 8 है, यहाँ पे 3 3 6 2 8 है। बचे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बना हुआ, एक और हमने बना दिया। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया
एटम ऑफ कैल्शियम। इसके पहले जो बनाया था उसके नीचे आपने हेडिंग डाल के नोट कर लिया होगा, दैट वाज एटम ऑफ पोटेशियम। तो ये एटम बन गया कैल्शियम का। तो आज बच्चों इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। तुम्हारी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा होगा। चलो चलिए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपने पूछा था जिसके बारे में कि आपको समझ नहीं आया है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे होता है एटम्स का, वो कैसे निकालते हैं, क्यों आता है पॉइंट में, जैसे क्लोरीन का है वो 35.5 क्यों आया, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के पहले एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number। यानी एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, माइन्यूट, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट की पहचान होती है एटॉमिक नंबर से। अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है तो वो एटम जो होंगे वो सेम एलिमेंट के ही होंगे। तो आइसोटोप क्या है? क्योंकि इनके मास नंबर सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो एक ही एलिमेंट के एटम होंगे, उनके एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि इसीलिए वो एक ही एलिमेंट के हैं, लेकिन उनके मास अलग अलग होते हैं, क्योंकि मास नंबर उनका अलग अलग है। और आइसोटोप होने का रीजन क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होने का रीजन क्या होता है, कभी कभी पूछा भी जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। इनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने से इनका मास नंबर अलग अलग हो जाता है, क्योंकि मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो जब नंबर ऑफ, क्योंकि प्रोटॉन तो दोनों में सेम है, फिर मास नंबर क्यों डिफर कर रहा है? मास नंबर डिफर कर रहा है क्योंकि इनके न्यूट्रॉन की संख्या डिफर कर रही है, इसलिए मास नंबर इनका डिफर करता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स
का एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटेरियम एंड 1H3 ट्रिटियम। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एंड इसको बोलते हैं ट्रिटियम। तो प्रोटियम में अगर प्रोटॉन की संख्या देखें, एक बार इनमें डिफरेंस क्यों है ये जानने के लिए, तो प्रोटॉन यहाँ कितने हैं देखिए, एक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक। न्यूट्रॉन कितने होंगे, A माइनस जेड, ये संख्या A है, ये संख्या Z है, तो A माइनस जेड यानी कितना हो गया, 1 माइनस 1 दैट इज 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। ड्यूटेरियम में देखो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, न्यूट्रॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 1 है। इसमें देखो प्रोटॉन कितना है, 1, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, ये प्रोटॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कितना होगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। अब ध्यान से देखिए आइसोटोप डिफर क्यों हो रहे हैं, आइसोटोप में डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो इनके सबके सेम है, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है। नंबर ऑफ कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या में डिफरेंस आ रहा है। तो आइसोटोप्स में डिफरेंस होने का कारण क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, इसलिए आइसोटोप्स में प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है, क्योंकि इनके न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आइसोटोप्स में डिफरेंस क्यों होता है, इट इज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब इलेक्ट्रॉन की, मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम है, और प्रोटॉन की संख्या सेम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है। न्यूट्रॉन की संख्या के कारण इनका मास नंबर अलग अलग है। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है तो मास नंबर प्रोटॉन के बराबर यानी 1 है। इसमें एक न्यूट्रॉन है तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का टोटल यानी 2। इसमें मास नंबर 3 क्यों है, क्योंकि न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन 1 है, 2 और 1 3 का टोटल ये हो गया। तो मास नंबर स्ट्रिक्टली समझ लीजिए, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है स्ट्रिक्टली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको मास नंबर कहते हैं। और एटॉमिक मास को क्या होता है, एवरेज मास ऑफ, एवरेज एटॉमिक मास क्या निकालते हैं, सारे आइसोटोप्स के मास का एवरेज निकाल देते हैं, तो वो एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। जो एटॉमिक मास आप पॉइंट पॉइंट में लिखा देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो एवरेज एटॉमिक मास ही होता है डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो पॉइंट में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरीन का पॉइंट में क्यों आया, क्योंकि एटम तो डिवाइजेबल नहीं है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, और मिनिमम मास जो भी आएगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के हिसाब से आएगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कितना है, एक एक यूनिट है, तो ये पॉइंट में क्यों आया, ये सोचने वाली बात है। तो पॉइंट में क्यों आता है एटॉमिक मास, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक हम ले लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल क्लोरीन के लिए। तो जो क्लोरीन होती है उसके 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 1735 और एक होता है 17 क्लोरीन 37, ठीक है। ये आइसोटोप होता है नेचर में 75%, ठीक है। और ये वाला आइसोटोप होता है इन नेचर 25%। तो जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो ना हम इसका एटॉमिक मास लेते हैं 37, ना हम इसका एटॉमिक मास लेते हैं 35। हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास जो हम पढ़ते हैं 35.5, वो हम दोनों का एटॉमिक मास लेते हैं, यानी एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं।
तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है और क्यों और कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप का डिफरेंट मास है, इसलिए हम सारे आइसोटोप का मिलाकर और कितने परसेंटेज वो पाया जा रहा है नेचर में वो भी देख करके फिर हम निकाल लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, यानी जो भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं उसके फर्स्ट आइसोटोप का मास यानी एटॉमिक मास, ठीक है, इनटू इट्स परसेंटेज एबंडेंस, यानी कितने प्रतिशत पाया जा रहा है वो, यानी फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज एबंडेंस एंड प्लस atomic mass of second isotope into its percentage abundance। इससे हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्लोरीन का। तो यहाँ पे हमारा हो गया निकालने के लिए कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है 35 और इनटू परसेंटेज एबंडेंस इसकी कितनी है 75/100। तो यहाँ पे आ जाएगा 75/100 ब्रैकेट 1 इनटू इसका एटॉमिक मास कितना है 37 इनटू इट्स परसेंटेज कितनी आ गई 25/100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से इसको काट देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़िए, ये कितना आ रहा है आपका 35 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 105/4 आ गया और 37/4 आ गया, इसको जोड़ देंगे। तो ये आया 5 और 7 12 3 और 1 4 1 142/4 भाग दीजिए, इसमें कितना आ रहा है 4 3 12 2 बचा 4 5 20 फिर 2 बचा 35.5 एवरेज एटॉमिक मास आ गया। इस तरह से हम किसी भी आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अगर उसका परसेंटेज एबंडेंस पता है तब निकाल सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि 2 आइसोटोप क्या है या 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पे जितने भी हो आइसोटोप सबका इसी तरह से टोटल कर देंगे। अगर 3 आइसोटोप हैं तो इसी में प्लस थर्ड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस मतलब प्रकृति में कितना पाया जा रहा है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज एबंडेंस। तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं।